तो कहानी की शुरुआत में हमें ढेर सारे बच्चों को दिखाया जाता है जिन्हें एल्फ कहा जाता है। एल्फ उन्हें कहा जाता है जो मरते नहीं है बल्कि हजार सालों तक उनकी जिंदगी चलते रहती है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर कोई इन्हें मार दे तो भले मर सकते हैं। अब इन्हीं बच्चों के बीच में हम गैलेड्रियल नाम करके एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि एक कागज का नाव बनाती है और उसे तालाब में छोड़ देती है। लेकिन कुछ शैतान बच्चे थे जो उस नाव को पत्थर मारने लगते हैं जिसकी वजह से नाव डूब जाती है और इसी वजह से गैलेड्रियल बेकाबू हो जाती है। हालांकि उसी समय उसका बड़ा भाई आ जाता है जो गैलेड्रियल को समझाता है कि हमें मिल करके रहना चाहिए। हमारी एल्फ की पहचान है शांति और अमन बनाए रखना। अब वैसे तो एल्फ की जिंदगी सुख समृद्धियों से भरा पड़ा हुआ था। एल्फ की रोशनियों की चमक चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन अचानक से काली शक्तियों का शैतान मोर्गोथ आसमान से आया पृथ्वी पर और इनकी रोशनी को खा गया। एल्फ की प्रजाति उन काली शक्तियों का सामना नहीं कर सकती थी, इसीलिए सारे एल्फ वेलिनोर छोड़ दिए और आ गए मिडिल अर्थ में। लेकिन मोर्गोथ के भेजे हुए सैनिक जिन्हें ओर्क कहा जाता है वो चारों तरफ फैले हुए थे। एल्फ और ओर्क के बीच में लड़ाई हुई जिससे बहुत से लोग मारे गए। सालों साल ये लड़ाई चलती रही और खून की नदियां बहती रही। गैलेड्रियल के इतने सारे लोग मारे जा चुके थे कि उनकी गिनती भी करना मुश्किल था। सब कुछ खत्म करने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब मोर्गोथ और उसके ओर्क अंधेरे में इस तरीके से गुमनाम हो गए जैसे कि लगा कि उनका वजूद ही खत्म हो गया हो। मोर्गोथ का शागिर्द साउरोन था। ओर्क उसके इशारे पर चलते थे। गैलेड्रियल के भाई ने कसम खाई थी कि वो मोर्गोथ को खत्म कर देगा, लेकिन वो अंधेरे से जीत नहीं पाया, उसकी मौत हो गई। मोर्गोथ ने उसके भाई के शरीर पर एक निशान बनाया जिसका मतलब कोई एल्फ समझ नहीं पा रहा था। इस निशान के बारे में पता लगाने के लिए और मोर्गोथ को ढूंढने के लिए जो गैलेड्रियल थी वो अपने कुछ लोगों को लेकर के एक सफर पर निकलती है। गैलेड्रियल के साथ में कुछ ऐसे सैनिक थे जो काफी ताकतवर और काफी होनहार थे। कितनी भी बड़ी कठिनाई उनके सामने आ जाती वो सामना करने के लिए तैयार थे। अपने लोगों को लेकर के गैलेड्रियल ने ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां उसने मोर्गोथ और ओर्क को ढूंढा नहीं। हर कोना छान लेने के बाद भी मोर्गोथ और उसके सैनिकों का कुछ भी अता पता नहीं था। गैलेड्रियल के जो साथ वाले थे उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि मोर्गोथ का खात्मा हो चुका है, वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। लेकिन गैलेड्रियल का दिल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि मोर्गोथ अंधेरे के किसी कोने में अपने सैनिकों को मजबूत बना रहा है। मौका देख करके वो इनके ऊपर हमला करेगा। गैलेड्रियल अपने दिल की बात सुनती है और अपने सैनिकों को लेकर के आगे बढ़ते रहती है। वैसे महाराज की तरफ से हुक्म आ चुका था कि ये लोग लौट जाएं, लेकिन गैलेड्रियल रुकती नहीं है। गैलेड्रियल जिस जगह की तलाश कर रही थी फाइनली वो उस जगह पर जाकर के पहुंच जाती है। ये वही जगह है जहां जंग के बाद मोर्गोथ अपने सैनिकों के साथ रुका हुआ था। इस बात की पुष्टि तब होती है जब यहाँ पर इन लोगों को एक खुफिया दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे को तोड़ करके जब ये लोग गुफा के अंदर जाते हैं तब इन लोगों को शिल्प पर एक निशान दिखाई देता है। ये वही निशान है जो मोर्गोथ ने गैलेड्रियल के भाई के शरीर पर बनाया था। ये निशान जीता जागता सबूत था कि मोर्गोथ यहाँ पर आया था, जिस पर उसके लोग कहते हैं कि ये निशान कई साल पहले का है। इस निशान से हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो यहाँ पर कब तक थे और अब कहाँ गए। अब यहाँ पर गैलेड्रियल के लोग आसपास के जगह का मुआयना लेने लगते हैं। इस बीच इनका एक आदमी एक गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ उसे एक बड़ा सा शैतान दिखाई देता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है और इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। गैलेड्रियल को जब इसके बारे में पता चला तब वो उस शैतान के पास आती है और उसका सामना करके उसे जान से मार देती है। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि अब इस शैतान को देखने के बाद उसके जो लोग थे वो काफी डर चुके थे। उन लोगों ने फैसला कर लिया था कि महाराज का हुक्म आ गया है, इसलिए अब हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं। अगर गैलेड्रियल जाना चाहती है तो अब उसे यहाँ से अकेले ही जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें रोहेनियन नाम करके एक दूसरी जगह को दिखाया जाता है जहाँ दो इंसान थे जो आपस में बातचीत करते हुए अपने कबीले की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इन इंसान के चले जाने के बाद हम कुछ हार्प फूट को देखते हैं जो इन इंसानों से छुपे हुए थे। दरअसल बात ऐसी है कि हार्प फूट इंसान या किसी भी प्रजाति के सामने नहीं आते हैं। वो अपनी प्रजाति को हजार सालों से गुमनाम करके रखे हैं। यहाँ पर हम नोरी नाम करके एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि एक हार्प फूट है। वो अपने दोस्त पोपी के साथ में कुछ बच्चों को लेकर के खाने की तलाश कर रही थी। नोरी चोरी चुपके से सभी बच्चों को लेकर के यहाँ पर आई थी। इसके बारे में किसी को खबर तक नहीं था। यहाँ पर इन लोगों को एक पैर का निशान दिखाई देता है जो कि भेड़िया का था। उस निशान को देखने के बाद नोरी समझ जाती है कि यहाँ पर भेड़िया है, इसलिए वो अपने सभी लोगों को लेकर के यहाँ से चली जाती है। इसके बाद नोरी अपने कारवा में आकर के अपने पिता से मिलती है। उसके पिता नोरी को
बताते हैं कि आज हमने 2 इंसान को देखा। यहाँ नोरी अपने पिता को सहतूत खिलाने के बाद अपनी माँ के पास चली जाती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ आखिर हम लोगों के सामने क्यों नहीं आते हैं, हम छुपे क्यों रहते हैं। तब उसकी माँ बताती है कि अगर हम छुपे नहीं होते तो हमारी प्रजाति 1000 सालों से जीवित नहीं होती। हम लोगों से छुप करके अपने आप को गुमनाम करके 1000 सालों से जी रहे हैं, वरना हम कब का खत्म हो चुके होते। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंडोर शहर को दिखाया जाता है। इस जगह पर हमें राजदूत एलरोंड को दिखाया जाता है। जब उसे मालूम चलता है कि उसकी खास दोस्त ग्लेब्रियल अपनी सफर से वापस लौट आई है, तब वो बहुत खुश हो जाता है और ग्लेब्रियल से मिलने के लिए जाता है। एलरोंड उससे मिलता है और उससे उसके सफर के बारे में पूछता है। ग्लेब्रियल उस निशान को दिखाती है जो उसने उस गुफा में देखा था। वो बताती है कि इस निशान को मोर्गोथ ने मेरे भाई के शरीर पर बनाया था। हमें आज तक ये नहीं पता चल पाया कि इस निशान का मतलब क्या है। तभी एलरोंड कहता है कि मैं मानता हूँ कि मोर्गोथ था, लेकिन अब उसका वजूद खत्म हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वापस लौट आओ। उस चीज की तलाश में मत निकलो जो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला है। अब इसके बाद दोस्तों हमें एल्फ के राजा महाराज गिल-गैलेड को दिखाया जाता है। जो भी महान सैनिक मोर्गोथ को ढूंढने के लिए सफर पर गए थे, अब वो वापस लौट आए हैं। इसलिए वो सभी लोगों को सम्मानित करते हैं और सभी लोगों को बताते हैं कि अब हम सुरक्षित हैं। इसी वजह से अब एल्फ को वेलिनोर वापस भेज दिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ग्लेब्रियल अब अपने सभी साथियों को लेकर के वापस वेलिनोर लौट जाएगी, क्योंकि अब मोर्गोथ को ढूंढने का सफर खत्म हो चुका था। लेकिन ग्लेब्रियल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो वेलिनोर लौटना नहीं चाहती थी। वो फिर से सफर पर निकल करके मोर्गोथ के बारे में पता लगाना चाहती थी, क्योंकि वो अपने भाई के खून का बदला लेना चाहती है। उसके जितने भी लोग मारे गए उनका बदला लेना चाहती है। उसका गुस्सा इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं है। जिस पर एलरोंड कहता है कि तुम महाराज के प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकती हो, तुम उनके खिलाफ में नहीं जा सकती हो। अब ग्लेब्रियल के हाथ में है कि आगे वो क्या फैसला करने वाली है। खैर दोस्तों अब लिंडोन से सीन शिफ्ट होता है और हमें साउथ लैंड को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो भी बचे कुछ लोग थे वो भी अब अपनी जिंदगी सुख शांति से जी रहे थे, क्योंकि मोर्गोथ और उसके सैनिकों के जाने के बाद अब इन्हें सुख शांति मिल रहा था। लेकिन फिर भी सालों से इनकी देखरेख करने के लिए यहाँ पर एक एल्फ जिसका नाम है एरोंडियक वो तैनात था। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था आल्ड्रेक। वो एरोंडियक से कहता है कि शैतान तो चले गए, लेकिन तुम हमारा पीछा कब छोड़ने वाले हो। अब मैं आपको डिटेल में बता दूं कि एल्फ यहाँ पर इसलिए तैनात है, दरअसल साउथ लैंड की ओर जितने भी लोग हैं उन्होंने मोर्गोथ का साथ दिया था। बस इसी वजह से कुछ एल्फ को यहाँ पर रखा गया है, वो इनकी ताक झाक करते हैं, क्योंकि एल्फ को अभी भी इस बात का शक है कि कहीं ये लोग अंदर ही अंदर मोर्गोथ का साथ ना दे रहे हों। खैर जो भी हो, यहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम है रोवेन। वो भी एरोंडिया के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि शैतान तो चले गए हैं और अब तुम भी हमारी जासूसी करना बंद कर दो। इन बातों से एरोंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो ब्रोन वेन नाम करके एक लड़की से बात करने लगता है। यहाँ पर वो एरोंडिया को कुछ फूल के बीज देती है। ये बीज उसे काफी मुश्किल से मिले थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच में बातें लगभग कई सालों से चल रही हैं, लेकिन ये दोनों आज तक अपने दिल की बात एक दूसरे को नहीं बताए। तभी यहाँ पर कोई आ जाता है, इसलिए एरोंडियक अपने पार्टनर के पास चला जाता है। यहाँ पर उसका पार्टनर मेडोक उससे कहता है कि देखो, एल्फ और इंसान के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें बस आगाह करना चाहता हूँ कि तुम उस लड़की के साथ अपना चक्कर मत चलाना। खैर दोस्तों, इसके बाद जब ये लोग मीनार पर आ जाते हैं तब इन लोगों को एक संदेशा मिलता है। संदेशा ये था कि अब जंग खत्म हो चुकी है और अब इन सभी लोगों को यहाँ से लौटना है। इसके बाद एरोंडियक जा करके यहाँ के रक्षा मंत्री से मिलता है। रक्षा मंत्री उससे कहते हैं कि हमने यहाँ पर लगभग 80 साल बिताए हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके पूर्वजों ने मोर्गोथ का साथ दिया, इसीलिए हमें इन लोगों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्रोनवेन अपने बेटे सीओ के साथ में रहती है। दरअसल सीओ के पिता इन्हें छोड़ करके जा चुके हैं। तभी ब्रोनवेन एरोंडियक को देखती है जो उसके घर की तरफ ही आ रहा था। दरअसल वो ब्रोनवेन को ये बताने के लिए आया था कि अब वो यहाँ से वापस जा रहा है, जिससे ब्रोनवेन थोड़ा नाराज हो जाती है और उसकी नाराजगी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। तभी सीओ अपनी माँ से कहता है कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है। दरअसल वो जो कोई भी था वो अपने पशु का इलाज करवाने के लिए ब्रोनवेन के पास आया था। ये गाय अपने आप ही बीमार हो गई थी और उसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। यहाँ एरोंडियक देखता है कि उस गाय के शरीर से काला पदार्थ
पदार्थ बाहर निकल रहा था। यह देख करके वो गाय के मालिक से पूछता है कि ये आखिरी बार किस तरफ चरने के लिए गई थी। तब गाय का मालिक बताता है कि मैं इसे आखिरी बार होडोन की तरफ लेकर के गया था। यह सुन करके एरोंडियक होडोन की तरफ रवाना होने लगता है, जो कि 2 दिन का सफर था। लेकिन तभी ब्रोनवेन कहती है कि तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद ये दोनों साथ में होडोन की तरफ रवाना होते हैं। जब सीओ की माँ होडोन के लिए रवाना हो जाती है, तब वो अपने दोस्त रोवेन को लेकर के आल्ड्रेक के अस्तबल में जाता है। दरअसल वो यहाँ पर रोवेन को एक नायाब चीज दिखाने के लिए लेकर के आया था। दरअसल वो एक तिलस्मी टुकड़ा था, जिसे देख करके रोवेन भी काफी हैरान हो जाता है। उसी समय यहाँ पर कोई आ जाता है, इसलिए यहाँ से रोवेन भाग जाता है। इसके बाद सीओ जब उस तिलस्मी टुकड़े को ध्यान से देखता है, तब उस पर एक निशान बना हुआ था और इसी निशान के बारे में ग्लैब्रियल पता लगाना चाहती है। वैसे अब इस तिलस्मी टुकड़े का काम क्या है और इस पर ये निशान क्यों बना है, ये सब कुछ आपको कहानी में मालूम चलने वाला है। इधर हमें दिखाया जाता है कि ब्रोनवेन और एरोंडियक ये दोनों होडोन के पास आकर के पहुंच चुके हैं, जहां ये लोग देखते हैं कि होडोन पूरा जल करके राख बन रहा है। खैर अब इसी जगह पर सीन शिफ्ट होता है और हमें महाराज गिल गैलेट को दिखाया जाता है, जो अपने राजदूत एलरोंड के साथ में थे और वो एलरोंड से कहते हैं हमारे महान शिल्पकार क्लेबिम्बोर कुछ नया चीज बनाना चाहते हैं, जिसमें वो तुम्हारी हेल्प लेना चाहते हैं। उसी समय यहाँ पर क्लेबिम्बोर आ जाते हैं, जो एलरोंड को अपने साथ लेकर के जाते हैं। वो एलरोंड को बताते हैं कि मैं जिस चीज को बनाना चाहता हूँ वो एक मीनार है। इसके अंदर मैं लावे की तरह एक भट्टी बनाने वाला हूँ, इससे हमारी पूरी किस्मत बदल सकती है। मैं इस मीनार को बसंत ऋतु से पहले ही बनाना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि महाराज के पास इतने आदमी नहीं है कि बसंत ऋतु से पहले ये मीनार बन करके तैयार हो सके। जिस पर एलरोंड कहता है कि मेरे कुछ ऐसे साथी हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब इसके बाद एलरोंड क्लेबिम्बोर को लेकर के खाजा डोम की पहाड़ियों में जाता है। इस पहाड़ी इलाके में बौनो का राज था और बौनो का जो सरदार है वो एलरोंड का काफी अच्छा दोस्त है। यहाँ पर एलरोंड बौनो से कहता है कि अपने सरदार से कहो कि उनका दोस्त एलरोंड उनसे मिलने के लिए आया है। तभी जो बौने थे वो गेट को बंद कर देते हैं और एलरोंड से कहते हैं कि सरदार ने कह दिया है वो आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। यह सुन करके एलरोंड भी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि बौनो का जो सरदार है वो एलरोंड का काफी अच्छा दोस्त है, लेकिन आखिर वो उससे मिलना क्यों नहीं चाहता है। यही सोच करके एलरोंड भी थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन एलरोंड को उससे मिलना था, इसलिए वो बौनो से कहता है कि मैं तुम्हें शक्ति परीक्षण की चुनौती देता हूँ। जिसके बाद गेट खुल जाता है और सारे बौने उसे लेकर के अंदर चले जाते हैं। क्लेबिम्बोर यहाँ से वापस अपने राज्य में लौट जाते हैं। एलरोंड जब अंदर आता है तब उसे मालूम चलता है कि बौने ने खूब तरक्की कर ली है। इनका जो साम्राज्य था वो पहले के मुकाबले आज के समय में 100 गुना बेहतर हो चुका है। शक्ति परीक्षण की चुनौती देने की वजह से डोरेन आ करके एलरोंड से मिलता है। बौनो का सरदार डोरेन ही है और वो एलरोंड का काफी अच्छा मित्र भी था इसलिए क्योंकि अब डोरेन एलरोंड को अपना मित्र नहीं मानता है। पता नहीं लेकिन किसी बात को लेकर के वो एलरोंड से बहुत नाराज था। यहाँ पर डोरेन एलरोंड से कहता है कि अगर तुम इसमें हार गए तो तुम्हें हमेशा के लिए बौनो के साम्राज्य से निकासित कर दिया जाएगा और बाई चांस अगर जीत गए तो तुम अपना प्रस्ताव हमारे सामने रख सकते हो। खैर जो भी हो, अब शक्ति परीक्षण की घड़ी आ चुकी थी। दरअसल इन दोनों के सामने बड़े बड़े पत्थर रखे जाएंगे और एक एक करके इन पत्थरों को इन्हें फोड़ना है। ये दोनों एक के बाद एक लगातार ढेर सारे पत्थरों को फोड़ते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि एलरोंड को पता था कि वो इस प्रतियोगिता में जीत नहीं पाएगा, क्योंकि जो बौने हैं वो पत्थरों को फोड़ने में महारत हासिल किए हैं, उन्हें हराया नहीं जा सकता है। इसलिए एलरोंड खुद हार मान लेता है और फिर वो डोरेन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गेट तक छोड़ने के लिए चलो। गेट तक छोड़ने का एक बहाना था क्योंकि वो डोरेन से बात करना चाहता था। एलरोंड उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे इस तरीके से यहाँ से क्यों भेज रहे हो। जिस पर डोरेन गुस्सा होता है और उससे कहता है कि 20 सालों के बाद तुम्हें मेरी याद आ रही है। मेरी शादी हुई उसमें भी तुम नहीं आए, मेरे 2 बच्चे हुए उसमें भी तुम नहीं आए और अब तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए इसलिए आए होगे क्योंकि तुम्हारा कोई खास मकसद होगा। यह सुनकर के एलरोंड कहता है कि शादी और बच्चे के लिए तुम्हें बधाई हो, मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सका। मैं इन सभी चीजों के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। काश अगर तुम मुझे अपने परिवार से मिलवाते तो उनसे भी माफी मांग पाता। डोरेन कहता है कि ठीक है, माफी मांगना और चले जाना। इतना कहने के बाद वो एलरोंड को लेकर के अपने घर में जाता है। घर में एलरोंड की मुलाकात डोरेन की बीवी डीसा और उसके दोनों बच्चों से होती है। वैसे डोरेन कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन जो डीसा थी वो
एलरोंड को खाने के लिए रोक लेती है। यहाँ डीसा एलरोंड को बताती है कि तुम आए तो नहीं, लेकिन हर वक्त डोरेन तुम्हारी बातें करते रहता था। यहाँ हम डोरेन की कड़वी बातों को सुन करके समझ सकते हैं कि वो एलरोंड पर अभी भी बहुत नाराज है। हालांकि उसकी बीवी डीसा उसे कहती है कि अब बस भी करो, सब भूल जाओ, अब तो वो तुमसे मिलने के लिए आया है। एलरोंड उठ करके जा रहा था, लेकिन तभी डोरेन उससे कहता है कि बैठ जाओ और बैठ करके हमारे साथ खाना खाओ। तुम्हारा जो भी प्रस्ताव है उसके बारे में मैं पिता से जरूर बात करूंगा। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्फ को दिखाया जाता है जो दोबारा वैलीनोर लौट रहे थे, जहाँ पर ये सभी लोग पले बड़े थे। चमकदार रोशनी को जब ये लोग अपनी नाव से पार करने ही वाले थे, तभी गैब्रियल पीछे हट जाती है, क्योंकि वो अपने मकसद को इस तरीके से भुला नहीं सकती है। वो जैसे ही समुद्र में डुबकी लगाती है तो उसका नाव यहाँ से चला जाता है। ठीक उस समय हमें आसमान में एक उल्का पिंड दिखाई देता है जो पृथ्वी की तरफ काफी स्पीड से आ रहा था। वो उल्का पिंड उस जगह पर जाकर के गिरता है जहाँ हार्प फूट का कारवा था। नोरी उस जगह पर जब जाती है जहाँ पर उल्का पिंड गिरा, तब वहाँ पर उसे एक इंसान दिखाई देता है। उसी समय यहाँ पर पोपी भागते हुए आती है और वो नोरी को यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन नोरी तो उस इंसान की हेल्प करने के लिए उसके बहुत करीब चली जाती है। दरअसल आग तो लगी थी, लेकिन ये आग बहुत ठंडी थी। उसी समय वो इंसान नोरी के हाथ को पकड़ लेता है और तभी ये दोनों एक साथ काफी जोर से चिल्लाते हैं। थोड़ी देर के लिए एक भारी तूफान आता है और आग बुझ जाती है। आदमी जैसे ही नीचे गिरता है तो आग फिर से जल जाती है। नोरी भी इतना कठोर दिल वाली नहीं थी कि वो इस इंसान को यहाँ अकेले छोड़ दे। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इस इंसान की हेल्प करेगी। पोपी और नोरी ये दोनों उस इंसान को एक सामान में बैठाते हैं और उसे लेकर के एक सुनसान जगह पर जाते हैं। ये लोग आज रात के लिए उस इंसान को यहीं पर अकेले छोड़ने वाले थे। अगले दिन जो भी होता उसे ये लोग बाद में देखने वाले थे। अब ये दोनों वापस अपने कबीले में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह में जब नोरी उस इंसान के पास भाग करके आती है, तब देखती है कि वो इंसान पत्थरों पर किसी प्रकार का निशान बना रहा था। वो नोरी को जैसे ही देखता है तभी फिर से जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से सारे पेड़ पौधे उसके सामने आकर के झुक जाते हैं। हालांकि नोरी बताती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। यह सुन करके आदमी शांत हो जाता है। नोरी उस आदमी को अपना नाम बताती है और उसे खाने के लिए कुछ देती है। आदमी उस चीज को लेता है और खाने लगता है। अब इसी बीच हमें नोरी के पिता को दिखाया जाता है जो एक लकड़ी को उठा करके किसी चीज को बना रहे थे। उसी समय रस्सी टूटने की वजह से लकड़ी नीचे गिर जाती है और उनका पैर टूट जाता है, जिसके बाद पोपी भागते हुए नोरी के पास आती है और इस घटना के बारे में उसे बताती है। जब वो जा करके अपने पिता के पैरों को देखती है तब वो रोने लगती है। दिक्कत की बात यह है कि इनका जो कारवा है वो कुछ दिनों में यहाँ से रवाना होने वाला है और अगर नोरी के पिता का यही हाल रहा तो ये लोग कारवा से बिछड़ जाएंगे। खैर जो भी हो, यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एरोंडियक और ब्राउन वेन को दिखाया जाता है जो कि होडोन में गए थे जहाँ आग लगी हुई थी। यहाँ ये लोग देखते हैं कि जानवरों को बड़ी बेरहमी से मारा गया था। जब ये लोग एक घर के अंदर जाते हैं तब इन लोगों को घर के अंदर एक बड़ा सा गुफा दिखाई देता है। तब यहाँ पर एरोंडियक ब्राउन वेन से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और लोगों को इसके बारे में आगाह करो। मैं गुफा के अंदर जाकर के देखता हूँ कि आखिर ये चीज क्या है। ब्राउन वेन के चले जाने के बाद एरोंडियक गुफा के अंदर जाता है। वो देखता है कि गुफा को बहुत ही बुरी तरीके से खरोचा गया था। जब वो थोड़ा और आगे जाता है तब उसे किसी की परछाई दिखाई देती है, इसलिए वो यहाँ से भागता है और दूसरी तरफ आ जाता है। इस बीच भागते वक्त वो पानी के अंदर चला जाता है। वो फौरन पानी से बाहर निकलता है और अपने हाथों में हथियार ले करके हमले के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे हमला होता है और वो जो भी थे वो एरोंडियक को उठा ले जाते हैं। इधर जो ब्राउन वेन थी वो भागते हुए अपने लोगों के पास आती है और सभी लोगों को होडोन के बारे में बताती है। वो लोगों को बताती है कि वहाँ पर एक बड़ा सा गुफा बना हुआ है और किसी ने जानवरों को जान से मार दिया है। यह सुन करके ओल्ड्रिक कहता है कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात के लिए हम एल्फ को दोबारा नहीं बुला सकते हैं। बड़ी मुश्किलों से उनसे पीछा छूटा है, अगर वो दोबारा आ गए तो हमारा जीना हराम कर देंगे। यहाँ पर हमें सीईओ को दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठा हुआ था। घर के नीचे से किसी चीज की कुरेदने की उसे आवाज सुनाई देती है। उसे लगा कि ये चूहा है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ की लकड़ियों को ही तोड़ देता है। वो जब नीचे देखता है तब उसे एक बड़ी सी आग दिखाई देती है, जिसको देख करके वो डर जाता है। तभी घर पर भागते हुए ब्रोनवेन भी आ जाती है। वो घर की हालत खराब देखती है और ये भी देखती है कि उसका बेटा एक जगह पर जाकर के छुपा हुआ है। उसका बेटा कहता है कि जाओ और मदद लेकर के आओ। उसी समय नीचे जो भी था वो ऊपर आ रहा था, इसलिए ब्रोनवेन भी जाकर के छुप जाती है। जैसे वो जमीन के ऊपर आता है तभी वो ब्रोनवेन पर हमला कर देता है, लेकिन उसी समय सीईओ एक हथियार से पीछे से उस शैतान के ऊपर हमला
हमला कर देता है। आपको जानकर के हैरानी होगी लेकिन ये एक ओर्क था। ब्रोनवेन उसके ऊपर एक हथियार से हमला करती है और मौका देख करके सीओ उसके गले में एक फांसी का फंदा पहना देता है, लेकिन वो खुद को आजाद करने के बाद सीओ पर हमला करता उससे पहले ही ब्रोनवेन उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। सिर को ला करके वो अपने सभी लोगों को दिखाती है और कहती है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें समुद्र में गैब्रियल को दिखाया जाता है जो काफी समय से समुद्र में तैर रही थी और किनारे पर आने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे समुद्र में एक पतवार दिखाई देता है जिस पर कुछ लोग बैठे हुए थे और वो बहुत परेशान थे। इनके पास खाने पीने की बहुत तंगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी एक महिला गैब्रियल की हेल्प करती है। वो उसे लेकर के पतवार पर आ जाती है और उसे पानी पिलाती है। इनके बीच एक आदमी था जो गैब्रियल के पास आ करके उसके कान के पास से बालों को हटाता है और फिर इन्हें मालूम चल जाता है कि गैब्रियल एक एल्फ है। इन लोगों को एल्फ से नफरत थी, इसलिए ये लोग गैब्रियल पर गुस्सा हो जाते हैं। अब ये लोग गैब्रियल के साथ कुछ कर पाते उससे पहले यहाँ पर एक बड़ा सा जल दानव आ जाता है जो इनके पतवार पर हमला कर देता है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि गैब्रियल पतवार को छोड़ करके सही समय पर समुद्र में आ गई थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है, लेकिन वो दानव पूरे पतवार को तबाह कर देता है। हालांकि कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि अभी भी उस पतवार का एक टुकड़ा बचा हुआ है और इस समय उस पतवार पर हेलब्रैंड नाम करके एक इंसान था जो कि गैब्रियल की हेल्प करता है और उसे भी पतवार पर ले लेता है। यहाँ जब हेलब्रैंड गैब्रियल से पूछता है कि वो आखिर यहाँ पर कैसे आई, तब गैब्रियल बताती है कि वो अपनी नाव से बिछड़ गई, लेकिन हेलब्रैंड अंदाजा लगा चुका था कि वो अपनी नाव से बिछड़ी नहीं है बल्कि वो एक भगौड़ी है जो किसी से भाग रही है। जब हेलब्रैंड उससे पूछता है कि आखिर तुम किससे भाग रही हो, तब गैब्रियल बताती है कि मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं उस शैतान को ढूंढ रही हूँ जिसने मेरी दुनिया को तबाह कर दिया। मोर्गोथ का नाम सुनने के बाद हेलब्रैंड कहता है कि वो तुम्हें दक्षिण की ओर मिलेगा, उसके लोगों ने ही तो मेरी पूरी दुनिया को तबाह किया और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ और अब मैं वहाँ पर दोबारा जाना भी नहीं चाहता हूँ। हालांकि गैब्रियल कहती है कि तुम मुझे वहाँ पर लेकर के चलो, मुझे अपने भाई के खून का बदला लेना है। हेलब्रैंड कहता है कि तुम अकेले उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, वो बहुत सारे हैं और काफी ताकतवर भी हैं। बातों ही बातों में इन्हें मालूम चलता है कि मौसम बहुत गड़बड़ हो गया है। तेज तूफान और आंधी की वजह से इनकी पतवार बेकाबू हो जाती है। यहाँ पर जो गैब्रियल थी वो खुद को संभाल नहीं पाती है, वो समुद्र में गिर जाती है। वो नीचे गिरते हुए चली जा रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हेलब्रैंड था वो उसकी हेल्प करने के लिए आता है। गैब्रियल के पास एक चाकू था जिसे हेलब्रैंड लेता है और उससे रस्सी को काट करके वो उसे लेकर के वापस ऊपर आ जाता है। वापस पतवार पर आकर के ये लोग तूफान का सामना करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम उस इंसान को देखते हैं जिसे नोरी ने बचा लिया है। नोरी और पोपी देखते हैं कि वो इंसान आसमान में तारों के बीच कुछ ढूंढ रहा था। पोपी के पास जो लालटेन है उसके अंदर ढेर सारे जुगनू थे। जब वो आदमी लालटेन को नीचे गिराता है तब सारे जुगनू आजाद हो जाते हैं। इन जुगनू की मदद से वो आदमी आसमान में तारों की तरफ इशारा करता है। इससे नोरी को मालूम चलता है कि यह आदमी तारों की खोज करके दिशा के बारे में पता लगाना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम डोरेन को देखते हैं जो कि अपने पिता से बातचीत करने के लिए गया था। दरअसल वो एलरोंड के बारे में बातचीत करने के लिए अपने पिता के पास गया था। यहाँ पर उसके पिता डोरेन से कहते हैं कि हमें जो नायाब चीज मिली है इसके बारे में हम किसी से जिक्र नहीं कर सकते हैं। दरअसल खदान के खुदाई के वक्त इन लोगों को कोई नायाब चीज मिला है जिसे ये लोग छुपा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें सीईओ को दिखाया जाता है। उसके जो सभी लोग थे वो इस जगह को छोड़ करके यहाँ से निकल रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि सीईओ उस तिलस्मी टुकड़े को अपने हाथ में लेता है, तभी वो उसके शरीर के खून को पीता है और जलने लगता है। आगे कुछ होता उससे पहले ही सीईओ की माँ उसे बुलाती है और कहती है कि सब निकल रहे हैं, हमें भी फौरन निकलना होगा। दरअसल इनका पूरा कबीला मीनार की तरफ जा रहा था क्योंकि ये लोग उस तरफ सुरक्षित रहेंगे। इधर हमें दिखाया जाता है कि गैब्रियल और हेलब्रैंड ये दोनों पतवार पर बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। तभी यहाँ पर एक बड़ी सी जहाज आती है, उस पर हम एक इंसान को देखते हैं और वो इंसान इन दोनों को देखता है। अब ये इंसान कौन है और इनके साथ क्या करने वाला है ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एरोंडियक को दिखाया जाता है। जब उसे होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि वो इस समय एक खादान के अंदर है जहाँ पर ढेर सारे इंसान थे जिनसे जबरन काम करवाया जा रहा था। यहाँ पर एरोंडियक की मुलाकात मेडोक और रक्षा मंत्री से होती है। यहाँ एरोंडियक को मालूम चलता है कि यहाँ पर ढेर सारे एल्फ है जिनसे जबरन काम करवाया जा रहा है। उसी समय गैब्रियल की आंख खुलती है, उससे मालूम चलता है कि वो इस समय एक बड़े से नाव के अंदर है।
नाव के बाहर आने के बाद वो ढेर सारे लोगों को देखती है। नाव के कैप्टन जिनका नाम है एरंडियल, वो गैब्रियल को अच्छे से जानते हैं और उन्हें एल्फ के बारे में बहुत कुछ पता है। वो इन दोनों को लेकर के अपने साम्राज्य में जाते हैं। इस द्वीप साम्राज्य का नाम है ल्यूमिनोर। इस साम्राज्य को देखने के बाद गैब्रियल हेलब्रांड को बताती है कि एक समय था जब यहाँ के महाराज एल्फ के साथ मिल करके काम करते थे, लेकिन आज के समय में अब इन लोगों का एल्फ से नाता टूट चुका है। फिलहाल आज के समय में यहाँ की जो महारानी है उनका नाम है मिरियल। यहाँ पर जब वो गैब्रियल यानी कि एल्फ को देखती हैं तब वो नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इस द्वीप साम्राज्य पर एल्फ का आना मनाही है। हेलब्रांड कहता है कि हमें बस एक नाव दे दो ताकि हम यहाँ से वापस लौट जाएं। लेकिन गैब्रियल कहती है कि वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकना चाहती है। इसके बाद महारानी कैप्टन एलंडील को अपने पास बुलाती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर एक एल्फ को लेकर के क्यों आए, जबकि तुम्हें नियम के बारे में पता है कि यहाँ पर एल्फ को लाना मना है। एलंडील कहता है कि समुद्र की लहरों ने मुझे उससे मिलवाया। समुद्र कभी भी झूठ नहीं बोलता। अगर उसने हमें उससे मिलवाया है तो इसका कोई मतलब होगा। जिस पर एलंडील कहती है कि ठीक है, लेकिन उस पर नजर रखना क्योंकि वो एक एल्फ हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है। अब ल्यूमिनोर से सीन शिफ्ट होता है और हमें साउथ लैंड को दिखाया जाता है। उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ एरोंडियक अपने लोगों के साथ फंसा हुआ था। यहाँ वो देखता है कि जब धूप बाहर निकलती है तब ओर्क को धूप बर्दाश्त नहीं होती है। काम के बीच मेडोक एरोंडियक को बताता है कि ये लोग किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। यहाँ एरोंडियक इन लोगों को बताता है कि होडोन के जमीनों में इन्हीं लोगों ने खुदाई की है। ये शैतान अंदर ही अंदर काम कर रहे थे और इसके बारे में हमें मालूम तक नहीं चल पाया। खैर, अब इन लोगों के सामने एक मुसीबत आकर के खड़ी हो गई थी। इनका जो खुदाई का काम था वो आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि इनके सामने एक बड़ा सा पेड़ आ गया था। ये पेड़ सदियों से यहाँ पर था, इसीलिए इस पेड़ को काटना तो नामुमकिन था। रक्षा मंत्री जब आवाज उठाता है तब उसके सामने एक ओर्क आ जाता है। वो रक्षा मंत्री से कहता है कि तुमने बहादुरी दिखाई है, इसलिए मैं तुम्हें पीने के लिए पानी देना चाहता हूँ। रक्षा मंत्री पानी को लेता है और उसे पीने के बाद एरोंडियक को भी देता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। एरोंडियक उस पानी को पीता है और अपने दोस्त मेडोक को देता है, लेकिन जब मेडोक पानी पी रहा था तभी ओर्क उसके गले को काट देता है, जिसकी वजह से कुछ ही समय में मेडोक की मौत हो जाती है। इसके बाद ओर्क रक्षा मंत्री को मारने वाला था, लेकिन तभी एरोंडियक कहता है कि मैं इस पेड़ को काटूंगा। इतना कहने के बाद उसे हथियार दिया जाता है और फिर एरोंडियक उस पेड़ को काटने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हेलब्रांड को दिखाया जाता है, जो एक लोहार के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं भी हथियार बनाना चाहता हूँ। लोहार कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो तुम्हारे पास रोरेन का होना जरूरी है। रोरेन वो चीज है जो इस समय लोहार के कंधे पर लगी हुई थी। खैर, अब हेलब्रांड वहाँ पर काम नहीं करता है बल्कि बाहर आ करके बैठ करके खाना खाने लगता है। जब वो खाना खा रहा था तभी उसके पास यहाँ के कुछ लोग आते हैं जो हेलब्रांड का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वो इन लोगों को सीरियसली नहीं लेता है बल्कि वो इन लोगों को अपने पैसों से ड्रिंक पिलाता है और इन लोगों को अपना दोस्त बना लेता है। ड्रिंक पिलाने के बाद जब हेलब्रांड यहाँ से जाने लगता है तब हमें मालूम चलता है कि उसने उस आदमी के पास से रोरेन को चुरा लिया है, लेकिन हेलब्रांड ने जिसका रोरेन चुराया था उसे मालूम चल जाता है। वो हेलब्रांड के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना कहने के बाद वो उसे पीटने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेलब्रांड खुद को रोक नहीं पाता है। वो इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, जिस वजह से कुछ सैनिक आ जाते हैं जो हेलब्रांड को पकड़ करके उसे कैद खाने में बंद कर देते हैं। इधर जो गैब्रियल थी वो नाव ले करके भागने की फिराक में थी, लेकिन जो एलंडियल था वो महारानी के कहने पर उसके ऊपर नजर रख रहा था। वो गैब्रियल से कहता है कि तुम यहाँ से भाग तो नहीं सकती हो, लेकिन तुम्हें जो जानकारी चाहिए वो सब कुछ तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। इतना कहने के बाद वो उसे लेकर के विद्या भवन में जाता है, जहाँ गैब्रियल उस निशान को बनाती है जिस निशान के बारे में वो काफी समय से जानना चाहती थी। तब यहाँ का जो देख रेख करने वाला इंसान था वो एक प्राचीन किताब ला करके इन्हें देता है, जिस पर वो निशान और उसके मकसद के बारे में भी लिखा हुआ था। गैब्रियल जब उस निशान को अच्छे से देखती है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो एक नक्शा है। दरअसल वो दक्षिण भूमि का नक्शा था। इस निशान का मतलब था कि शैतान अपनी सेना की मदद से अंधकार को बढ़ाना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हार्प फूड के कबीले को दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि नोरी के माता पिता दोनों बहुत उदास हैं क्योंकि आज यहाँ पर इनकी आखिरी रात है। अगले दिन सुबह में ये लोग कारवा को लेकर के यहाँ से निकलने वाले थे। समस्या की बात ये थी कि नोरी के पिता का जो पैर है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। अब जैसे कि आज की रात आखिरी रात थी, इसलिए ये सभी लोग जश्न मना रहे थे। उसी समय हम देखते हैं कि रात के समय
में वो जो इंसान था वो नोरी के कबीले में आ जाता है। वो जब आग के पास बैठा हुआ था तभी उसी समय सभी लोगों की नजर उसके ऊपर पड़ती है। अब इस इंसान को देखने के बाद सभी लोग बहुत डर जाते हैं। यहाँ पर जब वो नोरी का नाम लेता है तब सभी लोग उसका नाम सुनते हैं और सभी लोगों को मालूम चल जाता है कि नोरी उसकी हेल्प कर रही थी, जिसकी वजह से सभी लोग उससे नाराज हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमारे नियमों के खिलाफ में नहीं जा सकती हो, हम अनजान लोगों की हेल्प नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। नोरी ने गलती किया था इसलिए उसे कहा जाता है कि अब तुम कारवां में पीछे चलोगी। सीन शिफ्ट होता है और हम हेलब्रांड को देखते हैं। जब उसे कैद खाने में बंद करके रखा गया था तब गैब्रियल उससे मिलने के लिए जाती है। विद्या भवन में जो जानकारी उसे मिली थी उसके बारे में वो हेलब्रांड को बताती है। दरअसल गैब्रियल को मालूम चल गया था कि हेलब्रांड जहाँ से भी आया है वो उस जगह का उत्तराधिकारी है। गैब्रियल उससे कहती है कि तुम मेरा साथ दो, हम मिल करके उन शैतानों को हरा देंगे। हालांकि हेलब्रांड कहता है कि मुझे दोबारा उस धरती पर नहीं जाना है जहाँ मैंने अपनों को खो दिया है, मैं इसी जगह पर रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस जगह की शांति बहुत पसंद है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हारफुट का कारवां चल पड़ा है। सभी लोग आगे आगे चल रहे थे लेकिन नोरी अपने परिवार के साथ पीछे थी क्योंकि ये लोग मिल करके अपने सामान को नहीं खींच पा रहे थे। तभी इन लोगों को अपने सामान में हलचल महसूस होती है। दरअसल वो इंसान था जो इनके सामानों में जाकर के छुपा हुआ था। दरअसल वो आदमी इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था। सीन शिफ्ट होता है और हम एरोंडियक को देखते हैं। ये लोग जैसे ही मौका पाते हैं तभी ये लोग ओर्क के ऊपर हमला कर देते हैं। ये लोग यहाँ से भागने के लिए जंजीर को तोड़ रहे थे। एक आदमी जैसे यहाँ से भागने की कोशिश करता है तभी ओर्क उसे जान से मार देते हैं। सभी ओर्क आ गए थे और जंजीरों को पकड़ करके इन लोगों को अंदर के साइड में खींच रहे थे। लेकिन तभी एरोंडियक जैसे ही लकड़ी को तोड़ता है तो सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से धूप की रोशनी इन पर पड़ती है और इनका पूरा शरीर जलने लगता है। लेकिन तभी इन लोगों को सबक सिखाने के लिए वे लोग अपने भेड़िए को भेजते हैं जो एक एक करके इन लोगों को जान से मारने लगता है। वो भेड़िया जब एरोंडियक के ऊपर हमला करता है तब वो खुद को बचा लेता है और तभी वो भेड़िया गलती से पेड़ के जड़ों में जाकर के फंस जाता है। तभी एरोंडियक उस भेड़िए को जंजीर से बांध देता है और ओर्क के ऊपर हमला करता है। रक्षा मंत्री को जैसे ही मौका मिलता है तब वो भाग करके ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर तीर से हमला होता है और इस तरीके से उनकी मौत हो जाती है। उसी समय ओर्क आ करके एरोंडियक को भी पकड़ लेते हैं। अब ये लोग एरोंडियक को लेकर के अपने सरदार के पास जाते हैं। अपने सरदार को ये लोग पितृदेव कह के भी पुकारते हैं। इनके सरदार का नाम था अडार और जब एरोंडियक ने अडार के लोगों को मारा तब वो खुद उससे मुलाकात करने के लिए आता है। अडार देखता है कि उसका एक ओर्क नीचे जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और वो दर्द के मारे तड़प रहा था। अडार उसके करीब जाता है और उसके दर्द को कम करने के लिए उसे जान से मार देता है। इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। सभी लोग मिल करके उस ओर्क को दफनाने के लिए चले जाते हैं। इधर अडार एरोंडियक से बात करता है और उससे कहता है मैंने तुम्हारे बहुत से लोगों को कैदी बना करके रखा है और अगर तुम चाहते हो जो बचे कुछ लोग हैं वो सही सलामत रहें तो जाके उन्हें संदेश देना कि वो अपने आप को मेरे हवाले कर दें। अगर उन लोगों ने अपने सर को मेरे कदमों में झुका दिया तो मैं सभी को माफ कर दूंगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि ब्रोनवेन सभी लोगों को लेकर के मीनार के ऊपर आ गई है। यहाँ पर लोग तो बहुत सारे थे लेकिन इनके पास उस हिसाब से अनाज नहीं था। ओल्ड्रिक कहता है कि हमारे पास इतने अनाज नहीं है कि हम सबको खाना खिला पाएं, जिस पर सीओ कहता है कि मैं जा करके अनाज लेके आ सकता हूं। जिन लोगों को शैतान उठा के लेके गया है उनके घरों में ढेर सारे अनाज पड़े हुए हैं, लेकिन उसकी माँ सीओ को जाने से मना कर देती है। मना करने के बावजूद भी सीओ रोवेन को अपने साथ में लेता है और अनाज ढूंढने के लिए चला जाता है। वैसे ये दोनों घरों के अंदर जा करके ढेर सारे अनाज को इकट्ठा कर लिए थे। रास्ते में सीओ कहता है कि शराब खाने में भी ढेर सारा अनाज पड़ा होगा। इतना कहने के बाद सीओ शराब खाने के अंदर चला जाता है अनाज को लेने के लिए और अंदर सच में अनाज की पूरी बोरी पड़ी हुई थी। लेकिन रोवेन को बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसने शैतान के कटे हुए सर को अपनी आंखों से देखा था। उसे जैसे ही हलचल महसूस होती है तो वो अनाज को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। इधर सीओ के पास एक ओर्क आ जाता है जो उसके ऊपर हमला करता है। सीओ खुद को बचाने के लिए वो तिलस्मी टुकड़ा निकाल लेता है और उससे ओर्क के ऊपर हमला कर
देता है। हमला करने के बाद वो फौरन बाहर की तरफ भाग जाता है। तभी वही ओर्क अपने सभी साथियों को बुला लेता है और सभी लोगों को बताता है कि वो तिलस्मी टुकड़ा उस बच्चे के पास है। इसके बाद सभी ओर्क मिल करके उस बच्चे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। रात हो जाने के बाद जब रोवेन अनाज को लेकर के अकेले ही आता है तब सभी लोग अनाज पर टूट पड़ते हैं। लेकिन जब ब्रोनवेन को मालूम चलता है कि सीओ पीछे छूट गया है तब वो बहुत डर जाती है। रात के अंधेरे में हमें सीओ को दिखाया जाता है जो उन शैतानों से बचने की कोशिश कर रहा था। सभी शैतान बाहर निकल करके सीओ को चारों तरफ ढूंढ रहे थे। यहाँ से सीओ जैसे ही भागने की कोशिश करता है तभी एक शैतान उसे पकड़ लेता है। वो शैतान जैसे ही सीओ के ऊपर हमला करने वाला था तभी उसके पीछे से आकर के कोई उसे ही जान से मार देता है और वो एरोंडियक था। जैसे कि अडार ने उसे छोड़ दिया था इसलिए वो वापस आ गया था। अब वो सीओ को लेकर के आगे भाग रहा था और जितने भी शैतान थे वो उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। इन सारे शैतानों को वही तिलस्मी टुकड़ा चाहिए इसीलिए तो वो खुदाई कर रहे थे। उसी समय हम ब्रोनवेन को देखते हैं जो कि अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ तक भाग आई थी। अब शैतान इन पर हमला करते उससे पहले ही ये सभी लोग जंगल से बाहर आ जाते हैं। इनकी किस्मत अच्छी थी इसलिए जैसे ये लोग बाहर आते हैं तो बादल साफ हो जाता है और सूरज निकल आता है। अब जैसे कि सूरज की रोशनी को देख करके सारे शैतान खुद को जंगल के अंदर ही रोक लेते हैं और फिर ये सभी लोग वापस अपने मीनार पर आ जाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद एरोंडियक अडार का लाया हुआ संदेश ब्रोनवेन को बताता है। वो बताता है कि शैतान के सरदार ने हमसे कहा है कि अगर हम अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं तो वो हम सबको बख्श देगा, वरना वो आज रात को ही मीनार पर हमला करेगा और हम सबको खत्म कर देगा। यहाँ पर जो सीओ था वो तिलस्मी टुकड़ा लेकर के बैठा हुआ था। उसी समय यहाँ पर आल्ड्रिक आ जाता है और वो सीओ से कहता है कि वो तुम ही थे जिसने मेरे खलियान से वो तिलस्मी टुकड़ा चुराया। आल्ड्रिक कहता है कि वो कोई हथियार नहीं बल्कि वो एक शक्ति है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। तुमने मोर्गोथ का नाम सुना है, वो वापस आने वाला है, इसलिए तुम भी तैयार रहना, हमें ये उसके हवाले करना है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें न्यूमिनोर की रानी मेरियल को दिखाया जाता है जो कि बच्चों का नामकरण कर रही थी। ठीक उस समय मेरियल देखती है कि उसके बगीचे में लगा हुआ श्वेत वृक्ष का पत्ता झड़ रहा है। अचानक से समुद्र का पानी इनके साम्राज्य में आ चुका है जो इनके साम्राज्य को तबाह कर देता है। उसी समय मेरियल की आंख खुल जाती है। दरअसल वो एक सपना देख रही थी। अब सुबह में जब मुलाकात का समय होता है तब गैब्रियल महारानी से जाकर के मिलती है और महारानी को प्राचीन किताब के कुछ पन्नों को दिखा करके उसे बताती है कि शैतानों ने दक्षिण की तरफ हमला कर दिया है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा साथ दो ताकि हम मिल करके उन शैतानों को हरा सकें। लेकिन अब भी मेरियल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरियल कहती है कि तुम एक एल्फ हो और मैं तुम्हारी बातों को क्यों मानूं, जबकि तुम्हारा और हमारे बीच रिश्ता काफी समय पहले ही टूट चुका है। उसके प्रस्ताव को ठुकरा करके जब मेरियल यहाँ से जाने लगती है तब गैब्रियल कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरा प्रस्ताव पसंद नहीं आया तो मैं एक बार महाराज से बात करना चाहती हूँ। यह सुनकर के मेरियल बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें हमारे आपसी मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। वो इतना गुस्सा हो गई थी कि उसने तुरंत गैब्रियल को तहखाने में बंद कर दिया, जहाँ पर हेलब्रांड भी था जो गैब्रियल से कहता है कि तुम इतने समय तक मेरियल के साथ में थी और उससे बात भी की, लेकिन अभी भी तुम्हें उसके कमजोरी के बारे में नहीं पता चल पाया। वो गैब्रियल से कहता है कि आखिर तुमने मेरियल से क्या बोला जिसकी वजह से उसने तुम्हें तहखाने में बंद कर दिया। तब गैब्रियल कहती है कि मैंने उनके पिता के बारे में बात किया जो एक सालों से किसी के सामने नहीं आए। ठीक उसी समय गैब्रियल के पास कुछ सैनिक आते हैं जो उससे कहते हैं कि रानी ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम यहाँ से वापस जा सकती हो। लेकिन गैब्रियल अब यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती थी, वो महाराज से मिलना चाहती थी। यहाँ पर वो सैनिकों के ऊपर हमला करती है और उन्हें तहखाने के अंदर बंद कर देती है। महाराज को ढूंढते हुए जब वो उनके कमरे में जाती है तो वहाँ पर मेरियल पहले से ही मौजूद थी। यहाँ गैब्रियल को मालूम चलता है कि महाराज की हालत इतनी खराब है कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते हैं। मेरियल बताती है कि राज्य में किसी को भी नहीं पता है कि महाराज की हालत इतनी खराब है और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बात किसी और के सामने आए। इतना कहने के बाद वो गैब्रियल को लेकर के एक कमरे में जाती है जहाँ पर एक गोले के जैसा टुकड़ा था जिसकी ये लोग पूजा करते हैं और इसमें इन लोगों को भविष्य दिखाई देता है। गैब्रियल जैसे ही उस गोले को छूती है तभी उसे वो दृश्य दिखाई देता है जिसे मेरियल ने पहले ही देख लिया है। मेरियल को यकीन हो गया है कि आने वाले समय में उसका पूरा साम्राज्य तबाह होने वाला है, क्योंकि ये जो कुछ भी है ये झूठा भविष्य नहीं दिखाता है। मेरियल कहती है कि कल सुबह होते ही मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूंगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल मेरियल को लगता है कि गैब्रियल की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, जिसके बाद गैब्रियल कहती है कि सच का सामना करो, वो शैतान वापस आ रहा है। मेरे
मेरा साथ देकर के तुम अपनी भविष्य को ठीक कर सकती हो। शैतान अभी दक्षिण में है और वो इसी तरफ आ रहे हैं। अगर हम जाकर के उन्हें नहीं रोके तो वो सारे साम्राज्य का यही हाल करेंगे। अब महारानी क्या फैसला लेने वाली है ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्रोंड को दिखाया जाता है जो कि डोरेन के साथ में था। डोरेन उससे कहता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा और बताऊंगा इसका जिक्र बाहर किसी के साथ मत करना। इतना कहने के बाद वो एल्रोंड से कहता है कि तुम इस पत्थर पर रख करके कसम खाओ। डोरेन को विश्वास दिलाने के लिए वो अपने हाथों को पत्थर पर रखता है और अपने मरे हुए पिता की कसम खाता है। वो कसम खाता है कि जो कुछ भी तुम मुझे दिखाओगे और बताओगे इसका जिक्र मैं किसी के साथ नहीं करूंगा। इसके बाद डोरेन उस बॉक्स में से धातु को निकालता है जो उसे पुरानी खदान में मिला था। डोरेन बताता है कि जब से ये धातु हमें मिला है तब से हमारे हथियार और ताकतवर हो गए हैं। इसी धातु की वजह से हमारा साम्राज्य इतना विकास कर पाया। इस धातु में बहुत ऊर्जा है। एल्रोंड उस धातु को अपने हाथ में लेता है और कहता है कि इस धातु का नाम है मिथ्रेल। एल्रोंड कहता है कि आखिर तुम इस धातु को छुपा क्यों रहे हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस धातु की वजह से तुमने अपने साम्राज्य को इतना विकासशील बनाया। इतना कहने के बाद जब एल्रोंड उस मिथ्रेल को डोरेन को देने लगता है तब डोरेन कहता है कि तुम इसे अपने पास रख लो और इसे एक दोस्ती का तोहफा समझो। तभी डोरेन देखता है कि जिस गुफा में बौने खुदाई कर रहे थे अचानक से वो नीचे गिर गया है। अपने लोगों को बचाने के लिए डोरेन कुछ भी नहीं सोचता है, वो सीधा गुफा के अंदर चला जाता है। जब डीसा को इसके बारे में मालूम चलता है तब वो बाकी के लोगों को इकट्ठा करके प्रार्थना करती है। कुछ समय के बाद जब डोरेन यहाँ पर आता है तब वो इन्हें बताता है कि उसने सही सलामत सबको बचा लिया है। लेकिन ये हादसा होने के बाद अब डोरेन के जो पिता थे यानी कि यहाँ के महाराज वो ये खुदाई करने से मना कर देते हैं। बस इसी बात को लेकर के डोरेन थोड़ा नाराज हो जाता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसके पिता यानी कि महाराज नाराज थे, क्योंकि महाराज ने उस जगह पर खुदाई करने से पहले ही मना कर दिया था। लेकिन मना करने के बावजूद भी डोरेन उस गुफा में खुदाई करवा रहा था। इसलिए डोरेन अपने पिता के पास आता है और उनसे माफी मांगता है। उसके पिता कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने सभी लोगों को बचा लिया। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मीरियल अगले दिन सुबह में गैब्रियल को सही से यहाँ से विदा कर रही थी, जिसका मतलब था कि महारानी ने गैब्रियल का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, यानी कि वो युद्ध में गैब्रियल का साथ नहीं देने वाली थी। जैसे ही गैब्रियल को यहाँ से भेजा जाता है उसी समय श्वेत वृक्ष के जो पत्ते थे वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। श्वेत वृक्ष कोई आम वृक्ष नहीं है, ये लोग उसकी पूजा करते हैं, उसे देवी मानते हैं। अब एक प्रकार से इनकी देवी इन्हें इशारा करके बता रही थी कि गैब्रियल को जाने मत दो, उसे रोक लो। मीरियल जो फैसला नहीं लेना चाहती थी फाइनली उसे वो फैसला लेना ही पड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीरियल गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करती है। सभी लोगों से कहती है कि उस पेड़ के पत्तों का झड़ना हमारे लिए अशुभ संकेत है, हमारे साम्राज्य में कुछ बहुत बुरा होने वाला है और उसे रोकने के लिए गैब्रियल के साथ में मुझे दक्षिण भूमि की तरफ जाना होगा। दुश्मनों को हराने के लिए हमें तुम लोगों की जरूरत है। गाँव वालों के सामने जब ये प्रस्ताव रखा जाता है तब बहुत से लोग ऐसे थे जो इस युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे। अब जैसे कि न्यूमिनोर के सभी लोग इस युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए उनका नाम और अलग अलग नाव तैयार किया जा रहा था। यहाँ पर हम कैप्टन एलनडियल के बेटे एसिल को देखते हैं जो अपने पिता से कहता है कि मैं भी युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। यह कहने के बाद वो भी अपना नाम दर्ज करवाता है। इधर महारानी मीरियल हेलब्रांड को अपने पास बुलाती है। हेलब्रांड नक्शे की मदद से इन लोगों को बताता है कि जब उसके ऊपर हमला हुआ तब वो शैतान कहाँ थे। युद्ध में जाने से पहले मीरियल जाकर के अपने पिता से मिलती है और उन्हें इस युद्ध के बारे में बताती है। तब उसके पिता उससे कहते हैं कि दक्षिण की भूमि पर मत जाना क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अंधकार है। अपने पिता की बातों को सुनने के बाद भी मीरियल उनकी बातों को इग्नोर करती है क्योंकि इस समय मीरियल को पता है कि उसका साम्राज्य डूबने वाला है और उसे अपने साम्राज्य को बचाना है। इसी वजह से उसे मिल करके ये युद्ध लड़ना ही होगा। सारे लोगों को तैयार कर लेने के बाद नाव पर आते हैं और सभी लोग युद्ध के लिए रवाना होते हैं। अब आगे इनके साथ क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें हार्प फुट के कारवा को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अनजान आदमी नोरी की मदद करता है जिसकी वजह से ये लोग दूर दूर का सफर तय करते हैं। इसी बीच हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ वो आदमी आकर के गिरा था। यहाँ हम 3 महिलाओं को देखते हैं जिन्होंने व्हाइट कलर का कपड़ा पहन रखा था। अब इन लोगों को ये पता था कि इस उल्का पिंड में एक आदमी आकर के गिरा है और यहाँ पर ये लोग अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर वो किस तरफ गया होगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि हार्प फुट का कारवा एक जंगल में आकर के रुकता है।
यहाँ हम एक महिला को देखते हैं जो कि खाना ढूंढने के लिए जंगल में जाती है, लेकिन तभी इन लोगों को मालूम चलता है कि जंगल की तरफ ढेर सारे भेड़िए हैं जो इनकी तरफ ही आ रहे थे। ये लोग भागने की कोशिश तो करते हैं लेकिन भाग नहीं पाते हैं। वो भेड़िया जैसे ही नोरी के ऊपर हमला करने वाला था तभी वो आदमी आता है और उस भेड़िए को उठा करके दूर फेंक देता है। अब भेड़िए उस आदमी का शिकार करने वाले थे, लेकिन तभी वो आदमी अपने हाथों को जमीन पर पीटता है और जो भेड़िए थे वो दूर जा करके गिरते हैं। यह देख करके भेड़िए बहुत डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलरोंड डोरेन को अपने साथ लेकर के लिंडन में आया था। यहाँ पर जो महाराज गिलगैलेट थे वो डोरेन से पूछते हैं कि आखिर कुछ ही महीनों में तुम्हारा साम्राज्य इतना विकसित कैसे हो गया, जिस पर डोरेन जवाब देते हुए कहता है कि कुछ राज होते हैं और राज को बताया नहीं जाता है। खाना खा लेने के बाद जब डोरेन विश्राम करने के लिए चला जाता है तब एलरोंड अपने महाराज से पूछता है कि आपका मकसद क्या है, आखिर आप डोरेन से चाहते क्या हो। तब महाराज उसे उस समय की बात बताते हैं जब शैतान ने इनके ऊपर हमला किया था। वो बताते हैं कि जब काले शैतानों ने हमारे पेड़ की रोशनी को छीनना शुरू किया था तब उस पेड़ ने बिजली का रूप ले लिया था और उस पेड़ की जो ऊर्जा थी वो खाड़ियों में कहीं समाहित हो गई। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि उस ऊर्जा से हम क्या क्या कर सकते हैं। वो ऊर्जा हमें एक नया जीवन दे सकता है। थोड़ा और विस्तार में समझाने के लिए वो एलरोंड को लेकर के अपने दिव्य पेड़ के पास जाते हैं, जहाँ एलरोंड देखता है कि धीरे धीरे वो दिव्य पेड़ सड़ रहा था। महाराज बताते हैं कि मुझे लगा कि गैब्रियल जब युद्ध से वापस लौटेगी तब ये ठीक हो जाएगा। गैब्रियल को युद्ध से वापस आए 6 महीने हो गए हैं लेकिन अभी भी ये पेड़ ठीक नहीं हुआ। खाड़ियों में जो ऊर्जा है अगर वो हमें मिल जाए तो हम अपने साम्राज्य को बचा सकते हैं। इतना कहने के बाद महाराज एलरोंड से पूछते हैं कि क्या डोरेन ने तुम्हारे सामने किसी धातु का जिक्र किया है, जिस पर एलरोंड कहता है कि मैंने अपने दोस्त के सामने कसम खाई है और कसम से बढ़कर कुछ नहीं होता है, मैं अपने दोस्त के भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। महाराज कहते हैं कि तुम कसम की बात कर रहे हो और हमारी पूरी दुनिया खत्म हो रही है। महाराज कहते हैं कि फिर भी डोरेन तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम उससे बात करो तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। अगले दिन सुबह में जब विदाई का वक्त होता है तब एलरोंड डोरेन से बात करता है। वो डोरेन से कहता है कि मैं 20 सालों के बाद तुम्हारे पास इसलिए आया था क्योंकि मेरा एक मकसद था। मैं दोस्ती के मकसद से नहीं आया था बल्कि मेरा मकसद था मिथ्रेल। तुम्हें ये बात थोड़ा अजीब लगेगी लेकिन जो मिथ्रेल तुमने मुझे दिखाया उससे हमारी दुनिया उजड़ने से बच सकती है। डोरेन कहता है कि अगर तुम्हें और मिथ्रेल चाहिए तो हमें पुरानी खदान में खुदाई करनी होगी और ये संभव नहीं है क्योंकि पिता ने उस जगह पर खुदाई करने से पहले से ही मना करके रखा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे खातिर मैं अपने पिता से एक बार जरूर बात करूंगा। दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रोनवेन को दिखाया जाता है जो कि अपने लोगों के साथ में मीनार पर थी। वो अपने लोगों को बताती है कि हमारा दुश्मन आज रात हम पर हमला करने वाला है। वो चाहता है कि हम अपने सर उसके कदमों में झुका दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा दुश्मन रहम दिल नहीं है, वो हम पर रहम नहीं दिखाएगा। इसीलिए हमें मिल करके लड़ना होगा। गाँव के बहुत से लोग थे जो इनका साथ देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उस समय लोगों को भड़काने के लिए एल्ड्रिक आ जाता है जो सभी लोगों से कहता है कि हमारे दुश्मन के पास खतरनाक हथियार है, वो हमें खत्म कर देगा। बेहतर इसी में है कि मेरे साथ चलो और उसके सामने सर झुका करके माफी मांग लो। एल्ड्रिक के भड़काने पर बहुत से लोग थे जो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अभी भी लगभग आधे लोग थे जो नहीं जाते हैं, वो रुक जाते हैं। एल्ड्रिक के साथ में जितने भी लोग थे वो अडार के सामने आते हैं और उसके सामने सर झुका देते हैं। एल्ड्रिक कहता है कि मेरे महाराज हमें आपका ही इंतजार था, हमें पता था कि आप एक दिन जरूर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जब एल्ड्रिक साउरोन का नाम लेता है तब अडार थोड़ा नाराज हो जाता है क्योंकि वो साउरोन नहीं था, वो कोई और था। वो एल्ड्रिक को दूर फेंक देता है और उससे कहता है कि गुलामी कुर्बानी मांगती है। इतना कहने के बाद वो एल्ड्रिक को एक चाकू देता है और रोवेन को जान से मारने के लिए कहता है। एल्ड्रिक 2 बार नहीं सोचता है, वो उठता है और रोवेन के गले को काट देता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि एरोंडियक सीयू को तीर चलाना सिखा रहा था। तभी सीयू उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद वो जा करके तिलस्मी टुकड़ा लेकर के आता है और एरोंडियक को दे देता है। इस मीनार के ऊपर एक मूर्ति बनी हुई थी जो काले शैतान के देवता का था। ये जो तिलस्मी टुकड़ा है वो तलवार के ऊपर लगा हुआ था, जिसके बाद एरोंडियक बताता है कि ये चाबी है, अगर तलवार और चाबी मिल जाए तो कयामत आ जाएगी।
होगी। समस्या की बात यह है कि शैतान के राजा को पता है कि ये चाबी हमारे पास है और वो लेने के लिए जरूर आने वाला है। अडार इनके ऊपर हमला करने के लिए आता, उससे पहले ही ये लोग पूरा प्लान बना करके तैयार हो जाते हैं। जब रात का वक्त होता है तब अडार अपने सारे सैनिकों को लेकर के मीनार की तरफ बढ़ने लगता है। अडार जब मीनार के अंदर आता है तब उसे यहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है। मीनार के कोने में हम सिर्फ एरोंडियक को देखते हैं जो कि छुपा हुआ था। जब सभी शैतान मीनार के अंदर आ जाते हैं तब वो मौका देख करके मीनार के ऊपर हमला करता है। हमले की वजह से मीनार टूट करके नीचे गिरने लगता है। शैतान भाग ना पाए इसीलिए एरोंडियक फौरन मीनार के दरवाजे को बंद कर देता है। मीनार गिरने की वजह से बहुत से ऐसे शैतान थे जो वहीं पर दफन हो जाते हैं और इस तरीके से ये लोग एक छोटी सी जंग को जीत जाते हैं। एरोंडियक के पास अभी भी वो चाबी था जिसे वो कहीं पर छुपाना चाहता था, जिसे कोई न पाए। ब्रोनवेन गांव वालों को इकट्ठा करती है और सभी लोगों की मदद से एक नया प्लान बनाती है। सभी लोग मिल करके आज रात की जंग की तैयारी करने लगते हैं क्योंकि इन लोगों को पता था कि शैतान शांति से बैठने वाला नहीं है। आज रात वो फिर से इनके ऊपर हमला करने वाला है। इसीलिए रात होने से पहले ये लोग अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं। रात होने के बाद सभी लोग अलग अलग कोने में घात लगा करके बैठे हुए थे। एरोंडियक खड़े होकर के शैतान के आने का इंतजार कर रहा था। शैतान जैसे ही आते हैं वो अपने लोगों को इशारा करके बता देता है। वैसे शैतान तो इतने सारे थे कि इनका सामना करना तो मुश्किल था। यहाँ एक शैतान था जहाँ पर ब्रोनवेन छुपी हुई थी, वो शैतान उसी तरफ जाता है लेकिन ब्रोनवेन वहाँ से हट चुकी थी। वो पीछे से आकर के उस शैतान के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देती है। इसके बाद वो जैसे ही रस्सी को काटती है तो जो आग था वो चारों तरफ फैल जाता है। अब सारे शैतान आग के बीच में फंसे हुए थे। एरोंडियक और उसके लोग शैतान पर लगातार तीर से हमला कर रहे थे लेकिन फिर भी शैतान रुकते नहीं है। वो शराब खाने की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। दरअसल शराब खाने में ही ढेर सारे बच्चे और महिलाओं को रखा गया है। इन शैतानों से लड़ने के लिए कुछ इंसान पीछे से आ जाते हैं। एरोंडियक के पास एक ओर्क पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो नीचे आकर के गिरता है और ओर्क के साथ में फाइट करने लगता है। इस बीच एरोंडियक का मुकाबला एक ताकतवर ओर्क से होता है जो उसे बहुत पीटता है। हालांकि एरोंडियक उसका मुकाबला तो करता है लेकिन फिर भी वो हार जाता है। वो एरोंडियक के गले को दबा करके जब उसे जान से मारने वाला था तभी उस ओर्क के पीछे ब्रोनवेन आ जाती है जो उसके ऊपर हमला करके एरोंडियक को बचा लेती है। अब हमें दिखाया जाता है कि गांव वाले मिल करके सारे शैतान को हरा चुके थे लेकिन तभी एरोंडियक ध्यान देता है कि इनके शरीर से लाल खून बाहर निकल रहा था। यह देख करके जब वो इन सैनिकों के चेहरे को देखता है तब इन्हें मालूम चलता है कि इन लोगों ने अपने ही लोगों को जान से मार दिया। उसी समय एक ओर्क उठता है और इनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा, हमने तुम्हारे लोगों को किस लिए किडनैप किया था? तुम लोगों को बाहर निकालने के लिए ये हमारी एक साजिश थी। उसी समय जंगल में से इन लोगों के ऊपर लगातार तीर की बारिश होने लगती है। तीर लगने की वजह से बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। इस बीच ब्रोनवेन को भी जाकर के एक तीर लग जाती है। ये लोग फौरन एक दूसरे की हेल्प करते हैं और भाग करके शराब खाने के अंदर चले जाते हैं। जंगल में से शैतान बाहर निकल करके अब इनकी तरफ बढ़ रहे थे। ब्रोनवेन को जहाँ तीर लगा था उस जगह से ढेर सारा खून बह रहा था। वो अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें ये खून रोकना होगा वरना मैं मर जाऊंगी। एरोंडियक जैसे ही तीर को बाहर निकालता है तभी लगातार खून निकलने लगता है। खून को रोकने के लिए ये लोग भट्टी में से एक जली हुई लकड़ी को लेकर के आते हैं और उसके घाव पर रख देते हैं जिसकी वजह से खून निकलना बंद हो जाता है लेकिन इसकी वजह से उसे काफी दर्द होता है इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। और कुछ समय के बाद ब्रोनवेन की आंख खुलती है। बाहर के साइड में हम अडार को देखते हैं जो कि अपने सारे सैनिकों को लेकर के यहाँ पर पहुंच चुका था। इसी बीच हमें उन सैनिकों को भी दिखाया जाता है जिन्हें ग्लेब्रियल अपने साथ लेकर के दक्षिण की ओर निकली थी। अब अगर ये लोग सही समय पर गांव में पहुंच जाते हैं तो हो सकता है कि ये लोग उन्हें बचा पाएं क्योंकि अब जो शैतान थे वो दरवाजे को तोड़ करके अंदर घुस चुके थे और इन लोगों को बंदी बना चुके थे। अडार कहता है कि मुझे वो चाबी चाहिए, अगर तुम मुझे वो चाबी देते हो तो मैं सबको छोड़ दूंगा। इतना कहने के बाद अभी भी
कोई भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था। इसीलिए इनका मुंह खुलवाने के लिए अब अडार इन लोगों को मारना शुरू करता है। अब कुछ लोगों को मार देने के बाद जब ब्रोनवेन की बारी आती है तभी सीओ कहता है कि मुझे पता है वो चाबी कहाँ पर है। दरअसल सीओ अपनी माँ को इतनी आसानी से मरने नहीं देने वाला था। उसने चुपके से देख लिया था कि एरोंडियक उस चाबी को कहाँ छुपा रहा है। अब इस तरीके से जब अडार को वो चाबी मिल जाती है तब वो उसे लेकर के बाहर आता है और अल्ड्रेक से कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना है। इसके बाद एल्ड्रेक उस चाबी को लेकर के यहाँ से चला जाता है। ठीक उसी समय हम देखते हैं कि ग्लेब्रियल अपने सारे सैनिकों को लेकर के यहाँ पर पहुंच चुकी है। इसके बाद सभी सैनिक मिल करके इन शैतानों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। एक एक करके सारे शैतान को खत्म करने के बाद कुछ शैतान को ये लोग बंदी बना लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अडार के हाथ में अभी भी चाबी है और वो चाबी को लेकर के भाग रहा था। उसी समय हम ग्लेब्रियल को देखते हैं जो कि अडार का पीछा करने लगती है। ग्लेब्रियल को जाता देख जो हेलब्रैंड था वो भी उसके पीछे जाता है। अब जो अडार था वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता है क्योंकि हेलब्रैंड सामने से आ करके उसके घोड़े को नीचे गिरा देता है। अब जैसे कि हेलब्रैंड के लोगों को उसने मार दिया था इसलिए वो भी बहुत गुस्से में था। वो अडार को जान से मारने ही वाला था लेकिन तभी ग्लेब्रियल आ जाती है जो हेलब्रैंड को रोक लेती है। वो कहती है कि मुझे ये जिंदा चाहिए क्योंकि मुझे इससे पूछताछ करनी है। अब इधर में दिखाया जाता है कि जंग शांत हो चुका है क्योंकि कुछ शैतानों को मारने के बाद अब कुछ शैतानों को ये लोग बंदी बना चुके हैं। अब इधर जो ग्लेब्रियल थी वो अडार से पूछताछ कर रही थी। वो पूछती है कि आखिर तुम्हारा सरदार कौन है और कहाँ पर है, तुम्हारे शैतान किस किस दिशा की ओर फैले हुए हैं। अडार कहता है कि मेरा कोई सरदार नहीं है, जिस पर ग्लेब्रियल कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मुझे बताओ कि साउरोन कहाँ पर है और वो मुझे कहाँ मिलेगा। जिस पर अडार कहता है कि साउरोन ने मेरे बहुत से लोगों को जान से मार दिया था। वो चारों तरफ अंधकार फैलाना चाहता था लेकिन उससे कुछ गलती हो गई थी, इसी वजह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। मैंने साउरोन को खुद अपने हाथों से जान से मारा है। जो काम तुम अपने लोगों के साथ मिल करके नहीं कर पाई वो काम मैंने अकेले ही किया। अंधकार को कायम रखने के लिए उसने बहुत से बच्चों की बलि चढ़ाई। इस काम में मैंने भी उसका साथ दिया। अब अडार ये सब कुछ सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है इसके बारे में ग्लेब्रियल को नहीं पता था, लेकिन ग्लेब्रियल अडार से इतना कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी और तुम्हारे पूरे नस्ल को ढूंढने के बाद उन्हें खत्म कर दूंगी। जश्न का माहौल था क्योंकि इन लोगों ने युद्ध को जीत लिया था। ब्रोनवेन मीरियल के पास आती है और उसे शुक्रिया कहती है क्योंकि उसी की वजह से उसके लोगों की जान बच पाई। तभी मीरियल कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे राजा की वजह से हुआ। उसी समय इनके सामने हेलब्रैंड आ जाता है क्योंकि दक्षिण राज्य का उत्तराधिकारी हेलब्रैंड ही है। वो इन लोगों से कहता है कि हाँ मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। खैर अब इसके बाद सभी लोग मिल करके जश्न मनाने लगते हैं। यहाँ पर जो ग्लेब्रियल थी उसके पास ही वो चाबी थी जो एरोंडियक को दे देती है और कहती है कि इसे कहीं दूर छुपा देना। वैसे अब इस चाबी की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि अब इन लोगों ने अपने दुश्मन को पकड़ लिया था। इसीलिए एरोंडियक सीयू के पास जाता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारी अमानत है, इसे ले जा करके मीरियल को दे देना, जाते वक्त वो इसे नदी में फेंक देगी। लेकिन यहाँ पर जब सीयू उसे खोलता है तब उसे मालूम चलता है कि उसके अंदर चाबी तो है ही नहीं, जिसका मतलब ये था कि अडार ने ही इन लोगों को बेवकूफ बनाया। दरअसल चाबी और तलवार ये दोनों ओल्ड्रेक के पास है। चाबी को लगाने के बाद वो तलवार को जमीन में घुसाता है और उसे घुमा देता है। इतना करने के बाद अचानक से एक दरवाजा खुलता है और पूरी धरती हिलने लगती है। झरने का जो पानी बंद किया गया था वो अचानक से खुल जाता है और पानी गांव की तरफ आने लगता है। पानी आने की वजह से गांव के अंदर एक के बाद एक धमाका होता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। शैतानों के अंदर अब एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। जिस सुरंग को इन लोगों ने बनाया था वो बस इसीलिए बनाया था। सुरंग की वजह से पानी जमीन के अंदर जा करके ज्वालामुखी में गिरता है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी फटता है और एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके की वजह से आसपास की पूरी धरती कांप जाती है। ज्वालामुखी फटने की वजह से अब उसका जो टुकड़ा था वो चारों तरफ गिरने लगता है। एक के बाद एक बहुत से लोगों की मौत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कयामत आई हो। ज्वालामुखी फटने की वजह से कई मील तक इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, हर कोई अंधेरे में गायब हो जाता है। सभी लोग बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। ग्लेब्रियल की आंख सबसे पहले खुलती है और वो उठ करके देखती है तो चारों तरफ लाल धुआं फैला हुआ था। उसके आसपास बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी। उसी समय सीयू उसके पास
भाग करके आता है जो कि ठीक ठाक था। इधर हमें कुछ और लोगों को दिखाया जाता है जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। दरअसल धमाके की वजह से घर टूट गया था और नीचे गिरने की वजह से बहुत से लोग अंदर फंसे हुए थे। घर गिरने से पहले बहुत से बच्चों को वहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन बेचारा एसिल वो घर के अंदर ही दब जाता है। उसके दोस्त लोग उसे बचाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। अब जो भी बचे हुए लोग थे वो यहाँ से बाहर निकल करके खाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर जो ओंटोमो था वो महारानी को लेकर के अपने साथ में आता है, लेकिन जब एलेंडियल को मालूम चलता है कि उसका बेटा एसिल अब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसे बहुत दुख होता है। वो अपने दुख को छुपा करके इनके साथ आगे बढ़ रहा था। जब वो महारानी मीरियल को देखता है तब उसे कुछ तो अजीब जरूर महसूस होता है। वो महारानी से पूछता है कि क्या सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तब मीरियल उसे कहती है कि सब धुंधला दिख रहा है, जिसका ये मतलब था कि मीरियल ने अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया है। इधर हम गैब्रियल को देखते हैं जो कि सीईओ के साथ में उस तरफ ही जा रही थी जहां पर लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। दरअसल हमला होने से पहले एक जगह को फिक्स कर दिया गया था कि अगर कुछ भी होता है तो सभी लोग उसी जगह पर आकर के इकट्ठा होंगे। अब महारानी और बाकी के लोग उस जगह पर जाकर के पहुंच चुके थे। कुछ ही समय में गैब्रियल और सीईओ भी यहाँ आकर के पहुंच जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग थे जो कि ज्वालामुखी फटने की वजह से जख्मी हो गए थे। यहाँ सीईओ अपनी माँ को ही ढूंढ रहा था और जब वो अपनी माँ से मिलता है तब बहुत खुश हो जाता है। जब गैब्रियल आती है तब उसे महारानी के बारे में मालूम चलता है, इसलिए वो महारानी से मिलने के लिए जाती है। वो महारानी से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आपने अपने बहुत से लोगों को खो दिया है, इस बात का मुझे बहुत पछतावा है। जिस पर महारानी मीरियल कहती है कि कोई बात नहीं, अभी तुम्हें और भी शैतानों को ढूंढना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेंडियल बेचारा साइड में खड़े होकर के रो रहा था क्योंकि उसे भी अपने बेटे को खोने का दुख था। अब इसके बाद गैब्रियल हेलब्रांड के पास जाती है और उसे मालूम चलता है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हालत में है। इन जख्मों को देख करके गैब्रियल कहती है कि इन जख्मों को पुष्प वृक्ष के बीजों से ठीक किया जा सकता है। अब जैसे कि वो वृक्ष लिंडन में था, इसीलिए गैब्रियल उसे अपने साथ लेकर के लिंडन शहर में जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हार्प फूड को दिखाया जाता है जो लंबे सफर को तय करने के बाद दक्षिण की ओर पहुंच चुके थे। दरअसल ज्वालामुखी का कुछ हिस्सा यहाँ पर भी आकर के गिरा था, जिसकी वजह से पेड़ पौधे जल चुके थे। पेड़ों में एक भी फल खाने लायक नहीं बचा था। अब यहाँ पर हार्प फूड का ये मानना था कि इनके साथ में जो आदमी है वो ये सब कुछ ठीक कर सकता है। सभी लोग उसके पास आकर के खड़े हो जाते हैं और उसके हरकतों को देखने लगते हैं। वो आदमी पेड़ को छू करके किसी प्रकार का मंत्र पढ़ रहा था, जिससे पेड़ की एक टहनी टूट करके बच्चे के ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन बीच में नोरी आ करके उसे बचा लेती है। आदमी को इससे बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो ये सब कुछ जानबूझ करके नहीं करना चाहता था। हार्प फूड के जो सरदार थे सैडेक, वो इस आदमी से कहते हैं कि तुम्हें उत्तर के दिशा में जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ये जो सितारा है ये उसी दिशा में मिलेगा। एक प्रकार से मैं बताऊं तो ये लोग अब इस आदमी को अपने कारवा से जुदा कर रहे थे, मतलब कि ये लोग अब इस आदमी को अपने साथ लेकर के नहीं जाना चाहते थे और इस बात से उस आदमी को कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ, लेकिन जब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तब हम देखते हैं कि पेड़ में एक पौधा उग रहा था, जिसका ये मतलब हो सकता है कि शायद वो पेड़ ठीक हो रहा हो। खैर जो भी हो, जाने से पहले नोरी के पास एक फल था जो उस आदमी को दे देती है। आदमी उस फल को लेता है और उत्तर की दिशा की ओर निकल जाता है। उसके चले जाने की वजह से नोरी को बहुत दुख हो रहा था क्योंकि काफी वक्त उसने उस आदमी के साथ बिताया था और वो इन लोगों की हेल्प भी तो किया था। रात के समय में सभी लोग सो जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह में जब नोरी की आंख खुलती है तब वो देखती है कि पोपी फल को खाए जा रही थी। इसके बाद जब नोरी बाहर देखती है तब उसे मालूम चलता है कि उस आदमी ने जिस पेड़ को छुआ था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और उसमें ढेर सारे फल भी आ गए हैं। अब इन लोगों के पास इतने सारे फल इकट्ठा हो गए थे कि पूरे सफर में वो खत्म ही नहीं होने वाले थे। जब पोपी पानी भरने के लिए गई थी तब उसे यहाँ पर एक बड़ा सा पैर का निशान दिखाई देता है। दरअसल ये उन्हीं लोगों का है जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हैं और जो उस आदमी को ढूंढ रहे हैं। पोपी ने सभी लोगों को ये बात बता दिया था, इसलिए सभी लोग जाकर के छुप चुके थे। अब व्हाइट कपड़े वाले लोग आकर के जब पेड़ को छूते हैं तब इन्हें मालूम चल जाता है कि वो आदमी कौन सी दिशा में गया है। ये लोग उस दिशा में जाते उससे पहले ही इनके सामने नोरी आ जाती है जो कहती है कि वो उस दिशा में नहीं बल्कि इस दिशा में गया है। दरअसल नोरी इन लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि नोरी को लग रहा था कि ये लोग उस आदमी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये लोग इनके लिए ही खतरा हैं। ये लोग आग को पकड़ करके
हार्प फूट के सारे घरों को जला करके राख कर देते हैं। इनकी आंखों के सामने पूरा घर जल करके राख बन रहा था और ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। वैसे एक बात तो थी कि व्हाइट कपड़े वाले लोग इन लोगों को किसी भी प्रकार का शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगले दिन सुबह में जब सभी लोग अपने बचे कुछ सामान को इकट्ठा कर रहे थे, तभी जो नोरी थी वो अपने बैग को उठाती है और यहाँ से जाने लगती है। हालांकि जब उसके पिता उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तब नोरी बताती है कि वो उस आदमी की हेल्प करने के लिए जा रही है। अब सभी हार्प फूट को पता है कि उस आदमी की जान खतरे में है, क्योंकि व्हाइट कपड़े वाले लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। नोरी की बात मान करके ये सभी लोग उस आदमी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस दिशा की तरफ रवाना हो जाते हैं जिस दिशा में वो आदमी गया था। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एलरोन को दिखाया जाता है, जो कि इस समय बोनो के सरदार के सामने खड़ा था और उनसे विनती कर रहा था। वो विनती कर रहा था कि उसे मिथ्रेल दे दिया जाए। अगर मिथ्रेल नहीं मिला तो उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। यह सुनने के बाद सरदार कहते हैं कि मुझे अपने बेटे से कुछ अकेले में बात करनी है, जिसके बाद सभी लोग बाहर चले जाते हैं और सिर्फ डोरेन ही था जो अपने पिता के पास था। उसके पिता डोरेन से कहते हैं कि हम पुरानी खदान में खुदाई नहीं कर सकते हैं, हमने वहाँ पर सालों से खुदाई नहीं की है। एल्फ का अंत आ चुका है, उनका सफर बस यहीं तक था और वैसे भी मैं सिर्फ एल्फ के खातिर अपने लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता हूँ। अब इसका साफ मतलब ये था कि उसके पिता एल्फ की मदद करने से साफ साफ इनकार कर देते हैं और इसी वजह से डीसा को भी बहुत दुख हो रहा था। लेकिन ये दोनों ही कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लोग अपने पिता के खिलाफ में नहीं जा सकते हैं। अब कुछ समय के बाद जब एलरोन यहाँ पर आता है, तब डोरेन के शांत चेहरे को देख करके वो सब कुछ समझ जाता है। वो समझ जाता है कि महाराज ने उसकी हेल्प करने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद एलरोन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अभी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। इतना कहने के बाद जो एक मिथ्रोल का टुकड़ा उसके पास था वो उसे ले करके डोरेन को वापस लौटा देता है और इसके बाद एलरोन यहाँ से चला जाता है। डोरेन बहुत नाराज था, वो रो रहा था। वो बस ऐसे ही मिथ्रोल को सामने की तरफ फेंकता है जो कि पेड़ के पत्ते के पास आ जाता है। ये उसी पेड़ का पत्ता था जो सड़ रहा था। डोरेन और उसकी बीवी देखते हैं कि जैसे ही वो मिथ्रोल पत्ते के पास जाता है तभी वो पत्ता बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब डोरेन इस चीज को देखता है तब वो अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने दोस्त एलरोन को बुलाता है और उसे लेकर के पुरानी खदान में जाता है, जहाँ डोरेन अकेले ही उस खदान की खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ उसे ढेर सारा मिथ्रोल दिखाई देता है। वो मिथ्रोल चारों तरफ फैला हुआ था और ढेर सारा था। लेकिन उसी समय यहाँ पर डोरेन के पिता यानी कि महाराज आ जाते हैं। उन्हें इस बात का दुख होता है कि मना करने के बाद भी डोरेन ने यहाँ पर खुदाई की। गुस्से में आकर के वो एलरोन को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एलरोन के पास मिथ्रोल का एक टुकड़ा अभी भी था। डोरेन अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाता है, इसी वजह से वो अपने पिता से बहुत नाराज हो जाता है। नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि उसके पिता के साथ में उसका बहसबाजी भी हो जाता है। अब एक प्रकार से डोरेन के हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए वो अपनी बीवी के पास उदास होकर के बैठा हुआ था। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर ज्वालामुखी फटा था। अब इन लोगों को दिन के उजाले में डरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब ये पूरी जगह एक प्रकार से इनके रहने लायक बन चुका है। अब जैसे कि इस धरती का नाम है साउथ लैंड, लेकिन अडार इसका नाम चेंज करके अब मडोर रख देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम गैब्रियल को देखते हैं जो कि हेल ब्रांड को लेकर के लिंडन पहुंच चुकी है और यहाँ के जो लिंडन वासी थे वो हेल ब्रांड का अच्छे से इलाज करते हैं। अगले दिन जब वो थोड़ा ठीक हो जाता है तब वो गलती से शिल्पकार क्ले बिम्बोर के कार्यालय में पहुंच जाता है। यहाँ वो क्ले बिम्बोर से कहता है कि हमारे जो गुरु थे वो आपकी बहुत तारीफ करते थे। यहाँ हेलब्रांड को मिथ्रेल दिखाई देता है, जिसको उठा करके वो क्ले बिम्बोर से कहता है कि मैं इस धातु को पहली बार देख रहा हूँ। क्ले बिम्बोर कहता है कि हमें ऐसे और धातु की तलाश है लेकिन वो हमें नहीं मिल रहा है। जिस पर हेलब्रांड कहता है कि नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, तुम इसे बना भी तो सकते हो। अलग अलग धातुओं को अलग अलग टेम्परेचर पर इसके साथ में मिक्स करके देखो, हो सकता है कि अगर ये धातु किसी और धातु के साथ मिश्रित हो जाए तो हो सकता है कि इसकी तरह तुम और धातु को बना सको। क्ले बिम्बोर को ये तरकीब बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो महाराज गिलगैलेट के पास जा करके इसके बारे में बात भी करते हैं। वो महाराज से कहते हैं कि हमें सिर्फ कुछ और महीने का वक्त चाहिए, हम ऐसे ही और धातु को बना सकते हैं। जिस पर महाराज गिलगैलेट कहते हैं कि वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। मतलब कि एक प्रकार से महाराज गिलगैलेट इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। वो इस चीज
को करने से इनकार कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि इस जगह को खाली करो, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। मैं उम्मीद की वजह से किसी की जान जोखिम में नहीं डाल सकता हूँ। जब महाराज यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे तभी एलरोंड फिर से उनके पास आ जाता है और उनसे सिर्फ 3 महीने का वक्त मांगता है। वो कहता है कि राजदूत होने के कारण मेरा इतना हक तो बनता है। अब एलरोंड के कहने पर महाराज इसकी आज्ञा दे देते हैं। इसके बाद ये सभी लोग मिल करके कार्यालय में ढेर सारे अलग अलग धातुओं को इकट्ठा करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि गैब्रियल को किसी बातों को लेकर के उसे हेलब्रांड के ऊपर शक हो रहा था, इसीलिए वो अपने एक आदमी से विद्या भवन में जा करके दक्षिण भूमि की कुछ जानकारी लेकर के आने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो जो व्हाइट कपड़े वाले लोग थे वो फाइनली उस आदमी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच चुके हैं। ये लोग उस आदमी से कहते हैं कि तुम्हारी यादों पर पर्दा पड़ चुका है, इसलिए तुम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो। तुम साउरोन हो, तुम पूरी दुनिया को अपने वश में कर सकते हो। इतना सुनने के बाद वो आदमी थोड़ा जोशीला हो जाता है और उठ करके सच में वो पेड़ पौधे हवा अग्नि को काबू में करने लगता है। उसे शांत करने के लिए ये लोग उसके साथ में कुछ करते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि नोरी अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर आकर के पहुंच चुकी है। नोरी देखती है कि वे लोग उस आदमी को रस्सी की मदद से पेड़ से बांध रहे थे। नोरी की माँ इन लोगों को गुमराह करने के लिए एक सीटी बजाती है। जब उस आदमी के पास कोई नहीं था तब नोरी उसकी मदद करने के लिए जाती है, लेकिन बाद में इन्हें मालूम चलता है कि ये आदमी असली नहीं है। इस बीच वो महिला हमला करती है जो इनके सरदार को जाकर के लग जाती है। दरअसल ये व्हाइट कपड़े वाले लोग भी इन लोगों को गुमराह कर रहे थे, लेकिन जब ये लोग नोरी को मारने वाले थे तभी वो आदमी इनके सामने आ जाता है और वो इन व्हाइट कपड़े वालों के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हमला करता है। तभी इनमें से एक महिला उस आदमी को अपने वश में कर लेती है और उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी पोपी उस महिला को एक पत्थर से मारती है, जिसकी वजह से महिला के हाथ से छड़ी नीचे गिर जाता है और नोरी उस छड़ी को चुरा लेती है। वो महिला बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से से पूरे जंगल को आग लगा देती है। यहाँ जो नोरी थी वो छड़ी को लेकर के उस आदमी के पास जाती है और छड़ी उसे दे देती है और उस आदमी से कहती है कि तुम इन सबको रोक सकते हो। अब जो व्हाइट कपड़े वाले लोग थे वो नोरी के परिवार पर हमला करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी शायद वो जो आदमी था वो छड़ी को लेकर के सारे जंगल की आग को बुझा देता है। अब वो आदमी जैसे ही इन औरतों के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी ये महिलाएं आपस में बात करने लगती हैं और कहती हैं कि ये वो वाला नहीं है, ये दूसरा वाला है। इनमें से एक महिला कहती है कि ये साउरोन नहीं बल्कि इस्तार है। अब इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि इस आदमी का नाम इस्तार था। अब आदमी इनके ही छड़ी से इनके ऊपर हमला करता है और इनकी आत्माओं को दोबारा इनकी दुनिया में भेज देता है, लेकिन जाने से पहले ये महिलाएं इस्तार से ये कह के जाती हैं कि तुम्हें रोम में वापस आना ही होगा। अब इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्तार रोम का निवासी है। खैर जो भी हो, इस्तार ने पूरे हार्टफूड की प्रजाति को बचा लिया था। अगले दिन सुबह में इस्तार और नोरी जब आपस में बात कर रहे थे तब इस्तार कहता है कि उन लोगों ने मेरे घर का नाम रोम लिया था और मुझे वहाँ पर जा करके देखना होगा, हो सकता है कि वहाँ पर कोई मेरा अपना हो। अब इस्तार को अपने घर जाना था, इसलिए वो नोरी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। नोरी के माता पिता इसके लिए मना नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इस्तार के साथ वो सेफ रहेगी। अपने माता पिता और दोस्त से मुलाकात करने के बाद वो इस्तार के पास चली जाती है। अब हार्टफूड का जो कारवा था वो दक्षिण की तरफ निकल पड़ता है और दूसरी तरफ जो नोरी थी वो इस्तार के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है और हम गैब्रियल को देखते हैं। विद्या भवन में उसे एक किताब मिलता है और इसी किताब की मदद से गैब्रियल को मालूम चल जाता है कि दक्षिण भूमि का कोई राजा था ही नहीं, दक्षिण भूमि का कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं, जो था वो कई साल पहले ही मर चुका था। इसीलिए वो हेलब्रांड से कहती है कि तुम्हारी असली पहचान क्या है, जिस पर हेलब्रांड कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैंने बहुत से कर्मकांड किए हैं। मैं उस समय से इस दुनिया में हूँ जब इंसानों का जन्म भी नहीं हुआ था। उसी समय गैब्रियल उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वो उसे दूसरी दुनिया में भेज देता है। ये वो जगह है जहाँ वो
बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी। यहाँ पर गैब्रियल का भाई भी आता है, जिसको देख करके वो रोने लगती है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई जिंदा है और इस वक्त उसके सामने है। वो अपने भाई से पूछती है कि साउरोन ने तुम्हें तो मार दिया था, जिस पर उसका भाई कहता है कि साउरोन किसी को नहीं मारना चाहता था, वो तो शांति की तलाश में था। वो एक ऐसी चीज की तलाश कर रहा था जिससे मध्य धरती को पवित्र और सुंदर बनाया जाए, और उस चीज को इस वक्त क्लेबिम्बोर अपने कार्यालय में बना रहा है। साउरोन को उसी चीज की तलाश थी। अगले ही पल हिलब्रांड उसे लेकर के समुद्र के पतवार पर जाता है, जहाँ इनकी मुलाकात हुई थी। हिलब्रांड कहता है कि तुम मेरा साथ दो, हम मध्य धरती को पवित्र और सुंदर बना देंगे। मध्य धरती पर हम दोनों एक साथ राज करेंगे। मुझे जो चाहिए उस पर तुम्हारे लोग काम कर रहे हैं और वो जल्द ही बन करके तैयार हो जाएगी। गैब्रियल जब समुद्र में देखती है तब उससे मालूम चलता है कि उसके सामने इस वक्त साउरोन खड़ा है, क्योंकि समुद्र में उसकी परछाई साफ साफ दिखाई दे रही थी। गैब्रियल को मालूम चल जाता है कि साउरोन उसे रिझाने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों के बीच में बात नहीं बनती है, मतलब कि गैब्रियल उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। इसके बाद वो गैब्रियल को वापस से उसकी दुनिया में भेज देता है, जहां उसके सामने एलरोंड था, मतलब कि हिलब्रांड यहाँ से गायब हो गया था। हालांकि जब एलरोंड उससे हिलब्रांड के बारे में पूछता है तब गैब्रियल बताती है कि वो यहाँ से जा चुका है। गैब्रियल कार्यालय में आ जाती है और क्लेबिम्बोर से पूछती है कि तुम्हारा वो चीज बनकर के तैयार हुआ या नहीं। क्लेबिम्बोर बताता है कि उस धातु को बनाने के लिए मुझे उस सोने की जरूरत है जो इस वक्त तुम्हारे तलवार में लगी हुई है। अब इसके बाद गैब्रियल वो तलवार इन्हें दे देती है, क्योंकि गैब्रियल को इतना यकीन हो गया था कि क्लेबिम्बोर जो भी बनाने की कोशिश कर रहा है उससे इनकी दुनिया ठीक हो सकती है और शैतानों को हराया जा सकता है। अब उस चीज में मिथ्रेल का मिश्रण करने के बाद ये लोग 3 अलग अलग रिंग का निर्माण करते हैं। और अब दोस्तों यहाँ से कहानी शुरू होने वाली है द पावर ऑफ रिंग्स की। अगर आपको द पावर ऑफ रिंग्स की आगे का सीजन देखना है तो कमेंट बॉक्स में सीजन 2 जरूर लिख देना। लेकिन एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि ये सीजन खत्म होने से पहले हम हिलब्रांड को देखते हैं, जो कि आखिरी बार उस जगह पर था जहाँ पर ज्वालामुखी का धमाका हुआ था।